हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इस क्लास में ऑलरेडी हम इसके रिलेटेड 5 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में पार्ट नंबर 6 होने वाला है। इस क्लास में वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके पास जेके एस बी जेएसए में पूछे गए हैं। जेएसए में आपके पास ऑलमोस्ट 10 शिफ्टें हुई हैं सर। हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो सर सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाला जो आपका एग्जामिनेशन है, एफए का एग्जामिनेशन है, उसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कारकर्दगी करके दिखाएं। तो आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं, जिन दोस्तों ने अभी पहले वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो पहले 5 पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो हैं क्वेश्चंस को रिलेट कर रहे हैं पिछली क्लासेस के साथ। अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अगले आने वाले क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए जी, बेसिकली आपके पास 102 क्वेश्चन आ रहे हैं। 101 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है, आप बताइए सर, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डैश टॉपर्स। जो आपके पास HYVP प्रोग्राम था, आपको आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि लगभग 1966 टू 1967 इस साल में हमने इस साल के जो खरीफ सीजन था उसमें एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप उठाया था हमने, जहां हमने कोशिश की थी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के लिए। ठीक है जी, हम चाहते थे कि सेल्फ सफिशिएंसी हम फूड में हो जाएं। अप टू 1970 के आसपास जो है हम फूड सफिशिएंसी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो इस माध्यम के लिए इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, इस ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ स्टेप्स उठाए थे, जिनमें आपके पास हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम एक आ रहा था। इसमें आपके पास कितने क्रॉप्स आ रहे हैं? ऑप्शन ए आपके पास 7 आ रहा है, बी आपके पास 5, सी आपके पास 2 आ रहे हैं, तीन आपके पास, डी आपके पास 3 आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप दोस्तों ने बिल्कुल सही दिया है और करेक्ट आंसर इसका नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट्स 5 आ रहा है। वो क्रॉप्स कौन कौन से थे, वो आपके पास कौन से 5 फसलें थे, क्या आप जानते हैं सर? केवल आपके पास फूड ग्रेन के साथ संबंधित थे। जो नॉन फूड ग्रेन से उनको हम इंक्लूड नहीं किया था। चलिए हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं सर। एक तो इनमें आपके पास बाजरा आ रहा है, नंबर 2 जवर आ रहा है, नंबर 3 राइस आ रहा है, नंबर 4 मेज और नंबर 5 आपके पास वीट आ रहा है। तो एक आपके एग्जामिनेशन में जेएसए में क्वेश्चन पूछा गया था, कितने आ रहे हैं? अगले हो सकता है आपके एफए में पूछा जा सके, विच आर फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैट वेरी क्रॉप। तो ये 5 नाम याद रख दीजिएगा। चलिए जी, 103 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए जी, द डैश द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द डैश द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बताइए सर, जितनी आपके पास इकोनॉमिक फॉर्मेशन होगी, क्या इसमें जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, या जितनी ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या जितनी कम ये होगी उतनी ज़्यादा आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए ग्रेटर एंड लोअर, ऑप्शन बी लोअर एंड ग्रेटर, ऑप्शन सी ग्रेटर एंड इनसिग्निफिकेंट एंड ऑप्शन डी आपके पास ग्रेटर एंड ग्रेटर दी गई है। तो बेसिक कंसेप्ट आप सबको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हम मानते हैं। तो दोनों में आपके पास ग्रेटर ग्रेटर आना चाहिए। ग्रेटर ग्रेटर कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर डी जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। चलिए सर, जो क्वेश्चन आसान है उन पर बिल्कुल कम टाइम देना है आपने और आगे बढ़ना है। चलिए, जो देख रहे हैं चैट बॉक्स में आप लाइव जो देख रहे हैं साथ साथ चैट करते रहिए, आंसर बताते रहिए। विच लॉ इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखिए सर, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उन पर बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमने आपके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बात की है। तो इनमें से कौन सा लॉ है जिससे आप एक्सटेंशन मानेंगे इसे का? नंबर ए आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमांड। देखिए जी, जो दोस्तों ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि हम जो है देखिए हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड सर, इसका एक्सटेंशन तो नहीं आ रहा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सर, वो भी नहीं आ रहा है। अब क्या बच गए हैं साहब? आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है सर, ये तो इसका एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसका एक्सटेंशन सिर्फ एक ही आ रहा है, वो आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ रहा है। हम मानते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, जिसमें हमने आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ, बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। क्वेश्चन 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, अटेम्प्ट कीजिए सर। ऑन द एव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो आपके पास पहला 5 ईयर प्लान था, ठीक है जी। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रीज आपके पास प्रोड्यूस कर रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वायर एस्टेब्लिश उन्हें बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो उनकी प्रोडक्शन थी वो क्या थी, और जो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो आज कंसिडरेबली डैश। जो उनकी प्रोडक्शन थी वो क्या थी, और जो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो क्या आ रही थी? ऑप्शन ए, क्या इनकी प्रोडक्शन ला रही थी और इनकी प्रोडक्टिविटी अबोव द रिक्वायरमेंट आ रही थी? सर ऐसा होता तो फिर क्या बात थी? फिर तो हमारी
जय जयकारी होनी चाहिए थी अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही यहाँ इस तरफ गए होते। क्या ये आ सकता है कि आपके पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री थी उनकी प्रोडक्शन स्मॉल थी और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उससे कम इनकी जो है कैपेसिटी आ रही थी। ऑप्शन सी लार्ज एंड बिलो एंड ऑप्शन डी स्मॉल एंड अबो। तो आप दोस्त जो हैं बहुत ही बखूबी से इसका आंसर दे देंगे कि आपके पास इनकी प्रोडक्शन जी थी वो आपके पास कम थी, वो स्मॉल थी। प्रोडक्शन वाज स्मॉल एंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाज कंसिडरेबली बिलो द रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 105 के बाद क्वेश्चन नंबर 106 आपके पास इस तरह से दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड। अब बताइए सर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? और ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट्स, ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट्स, ऑप्शन सी ओवरहेड कॉस्ट्स, ऑप्शन डी संक कॉस्ट्स। अब देखिए सर, ये सारे के सारे टर्म हम इन पर हर एक टर्म पर 106 में से मुझे लगता है सर 3 क्वेश्चन तो इन टर्मों पर ही आए हैं। तो ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, क्योंकि आप दोस्तों को पता है हमने पढ़ा था सर टोटल कॉस्ट के बारे में कुछ हमने इस तरह से पढ़ा था सर। अगर आप दोस्तों को कुछ याद होगा, ये हमने आपके पास पढ़ा था, ठीक है जी, इस तरह का कुछ हमने ग्राफ आपके साथ पढ़ा था। तो इस ग्राफ में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपके पास कोई टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें क्या कंसेप्ट होता है, एक तो आपके पास फिक्स्ड कंसेप्ट आ जाता है, दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, एक तो आपके पास वेरिएबल आ जाता है। तो पूछा जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है उसे आप किस नाम से, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है सर, वो तो ओवरहेड कॉस्ट है नहीं सर, आपके पास संक कॉस्ट है नहीं, तो आपके पास उसे प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। Variable costs are the costs that change as a quantity of the good or the service that a business produces changes। जब quantity of good, quantity of service change होती है उसकी वजह से आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। टोटल कॉस्ट आपके पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड जो है इन जनरल टर्म अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड जो है इसे आप कन्वर्जन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। वाइल जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है इसे आप प्राइम कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन दिए जाएं, इसका अक्सर जो है हम आप वेरिएबल कॉस्ट जो है इसे सिंपली हम सबसे बेहतर आंसर इसका अगर आप पूछे जाए तो इसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कॉस्ट। क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट आपके ऑप्शन में आ नहीं आया तो इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका प्राइम कॉस्ट चुनेंगे इसका। ठीक है जी, आपने क्या करना होता है सर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो चुनना होता है। आगे बढ़ेंगे। 107 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, इन विच मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट सेल्स इट इज शेयर इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब बताइए सर, इनमें से किस प्राइवेटाइजेशन के मेथड में, क्योंकि आप दोस्तों को पता है प्राइवेटाइजेशन क्या है, जो भी आपके पास गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको प्राइवेट कर देना, उनको बेच देना। ठीक है जी, उसे आप प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं। इट्स द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द प्रोडक्टिव एक्टिविटी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके तरीके, इसके मेथड आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने हमारे से कभी पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन में पीछे हमने एक पढ़ा था IPO, जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते थे। कुछ इसमें मेथड्स होते हैं जिसे आप स्ट्रेटेजिक सेल कहते थे। स्ट्रेटेजिक सेल आपके पास एक तरीका आ जाता है गवर्नमेंट के लिए, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि वो अपने PSUs जो है, उनके PSUs के शेयर जो है वो बेचेगा। किसको बेचेगा? टू ए स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर होगा उसे बेचेगा। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा? वो आपके पास स्ट्रेटेजिक सेल आ जाएगा। तो जिन दोस्तों ने आंसर्स का बिल्कुल सही दिया है उन्हें हम बहुत ही मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट नया था, हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। चलिए सर, 108 क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ रहा है, वे ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। अब बताइए सर, इस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है सर 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी पर बात पर आ चुके हैं कि BOP के हमारे पास 2 अकाउंट आ रहे हैं सर, करंट अकाउंट आ रहा है सर, कैपिटल अकाउंट आ रहा है। इनके बारे में बहुत सारे हमने डायग्राम बनाकर विद हेल्प ऑफ इमेज, विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स हमने आपको बताया हुआ है। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा इनमें से ट्रांजेक्शन जो है इसे आप इंक्लूड करेंगे किसमें? कैपिटल अकाउंट में। अब बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 29 प्लीज़ रेफर कीजिएगा, उसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका हमने आपको रिवाइज कराया हुआ था। अब बताइए, देखिए सर, रिमिटेशन फ्रॉम द अब्रॉड से आ रहा है तो आप कैपिटल अकाउंट में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आपके चार्ज हो रहे हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, ये सर करंट अकाउंट में आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये भी नहीं आ रहे हैं। तो बचा क्या आपके पास? हमने आपको बताया सर FDI का कंसेप्ट, अगर आपने पढ़ा था उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 में, वहाँ हमने दिखाया था आपको फिगर में कि FDI जो है कहाँ पर आ रहा है, आपके पास कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। याद रखना है सर, भूलना नहीं है। जो चीज़ें सीखी हैं सीखनी है, याद रखने के लिए सीखनी है, भूलने के लिए सीखना नहीं है। चलिए 109 आपके पास इस तरह से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है? देन डिफरेंस करो इज रिलेटिवली डैश इन इट इज राइट हैंड। याद रखिए सर, दिया क्या गया है पहले, इज डैश इन इट इज राइट हैंड पोर्शन एंड रिलेटिवली डैश इन द लेफ्ट हैंड पोर्शन। आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर इन डिफरेंस करो कि किस तरह से हम बनाते हैं, समथिंग लाइक डैट। जब तक आपका आंसर आ जाता है तब तक हम आपको दिखाते हैं सर कुछ इस तरह के कर्व जो हैं आपके पास इन डिफरेंस कर्व्स आ जाते हैं। ये अगर आपने देखे होंगे, ये कर्व्स आपने पढ़े होंगे आपके पास, हमने पढ़ाया था आपको कि इन डिफरेंस कर्व जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं
सेट ऑफ चॉइसेस दैट हैव द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। वो अगर आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, ये एक्स आपके पास कोई चीज़ है, ये वाई कोई चीज़ है, इस पॉइंट पर अगर ये इतनी चीज़ें खरीद रहा है, ये इतनी चीज़ें खरीद रहा है, या इस पॉइंट पर अगर आप जा रहा है तो ये इसकी इतनी चीज़ें खरीदेगा, इसकी इतनी चीज़ें खरीदेगा, दो पॉइंट पर उसकी जो यूटिलिटी सेम रह रही है। कहने का मतलब ये है कि इंडिफरेंस करो आपके पास एक ऐसा करो है जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ चॉइसेस की, जिनकी आपके पास सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी होती है। दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है जो इंडिफरेंस करो है वो आपके राइट हैंड पोर्शन में क्या है। सर आप देख रहे हैं राइट हैंड पोर्शन में क्या होता है? राइट हैंड पोर्शन में जाते जाते ये फ्लैट हो जाता है, अच्छी बात है। और आपके पास जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड पोर्शन में क्या आता है? सर ये लेफ्ट हैंड पोर्शन में जो है स्टीपर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास पहले फ्लैट होना चाहिए, फिर आपके पास स्टीपर होना चाहिए। जनरली हम तो सर उल्टा पढ़ते हैं, हम क्योंकि जब भी हम इंडिफरेंस करो करते हैं तो हम तो स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं सर ये स्टीपर से जाकर फ्लैटर में जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया है। क्यों पूछ दिया है? ताकि आप डल जाएं, लेकिन आपने डलना नहीं है। आपको आपको बिल्कुल मार्क से हटना नहीं है। पूछा जा रहा है राइट, तो राइट में सर फ्लैट हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेफ्ट है सर, लेफ्ट में स्टीपर हो रहा है, तो अच्छी बात है सर। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पहले स्टीप आपके पास फ्लैट आना चाहिए, फिर आपके पास स्टीपर आना चाहिए। सी पर मारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप दोस्तों ने हमारे साथ पढ़ा है। और इसकी वजह क्या है सर? इसका रीज़न क्या है? इस इंडिफरेंस करो के ऐसा होने का वजह क्या है? सर इसका वजह एक ही है जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, उसे आप डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। इंडिफरेंस करो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, सेम रहती हैं। एक तो ये है कि दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि हमेशा ही आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन जनरल की बात कर रहे हैं सर, इन जनरल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास सबस्टिट्यूट्स होंगे तो इसका वैल्यू किस तरह करो बनेगा, बताइए सर आप कमेंट बॉक्स में, बताइए सर आप चैट बॉक्स में। दूसरी बात याद रखिएगा, दे आर कन्वेक्स एट विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। दो चीज़ें याद रखिएगा, दे आर कन्वेक्स विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख लिए अच्छे से। 110 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए जी, बताइए सर 110 में बड़े अच्छे से कंसेप्ट आप रिवाइज कर पाएंगे हमारे साथ जो आपने सीखा था। पूछा जा रहा है द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज बी 12,000 करोड़। अगर आपके पास एक कमर्शियल बैंक है, उसके पास जो टोटल डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है जी, तो TDC जो इसका आ रहा है, दैट इज टोटल डिपॉजिट जो क्रेडिट इसमें आ रहा है, वो कितना है? इसके पास 12,000 करोड़ आ रहा है, अच्छी बात है सर। एंड लीगल सर्विस जो आपके पास इसने रखनी है, जिसे आप LRR कहते हैं, ठीक है जी, लीगल सर्विस रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए, वो आपके पास 25% आ रही है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आपने हमें बताना है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है इस बैंक का आपके पास क्या है। सर कितना आसान कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि आप दोस्तों को पता है क्या पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है सर इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट किसी बैंक का कितने किसके बराबर होता है? सर टोटल डिपॉजिट कितना है डिवाइड बाय मनी मल्टीप्लायर कितना है। ठीक है जी, अभी बाउंसर गई सर, ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हमने कहीं देखा था, सुना था, लेकिन भूले भटके कहीं भूल गए हैं। सर मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है? आप दोस्तों को अगर याद होगा, मनी मल्टीप्लायर इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR। अगर आप दोस्तों को याद होगा तो ये आपके पास उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है किसका? रिजर्व रिक्वायरमेंट का। तो आपके पास LRR 1/LRR आ रहा है, तो आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया? LRR की वैल्यू कितनी दी गई है? 25%। 25% किसके बराबर होता है सर? 1/4। डेट इज आपके पास MM जो है, डेट इज मनी मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 1/1/4। वो कितना हो गया? 4 ऊपर चलाएंगे तो 4 आ जाएगा वैल्यू। तो आपके पास मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई सर? मनी मल्टीप्लायर आपके इस केस में 4 आ गया। अब क्या करना है सर? अब कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास वहीं से सारा कुछ दिया हुआ है। अब आपने निकालना क्या है सर? इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, वो किसके बराबर होगा? टोटल डिपॉजिट के बराबर होगा, डिवाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। ठीक है जी, यहाँ से देखेंगे टोटल डिपॉजिट कितना दिया है सर? 12,000 करोड़ दिया हुआ है, डिवाइड बाय मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4 आ गई। 4 1 4 3 जार, इसका मतलब 3K, डेट इज 3,000। 3,000 कहाँ पर आ रहा है सर? ऑप्शन बी में आ रहा है। इसको मारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये कंसेप्ट आप दोस्तों ने याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि LRR का कंसेप्ट जो है, डेट इज आपके पास जिसे आप लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। कम से कम ये वो वाली मिनिमम वैल्यू आपके पास, ये सेंट्रल बैंक के माध्यम से ये रेगुलेशंस आती हैं कि हर एक बैंक को ये लाजमी है, ज़रूरी है कि वो कम से कम मिनिमम अमाउंट जो है कुछ ना कुछ जो है ज़रूरी है कि वो लिक्विड एसेट के तौर पर रखे। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, भूलना नहीं है। तो सिर्फ इसमें याद रख लेना है आपके पास कि जो मनी मल्टीप्लायर है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ LRR। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ेंगे। 111 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए सर, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है जी सर, ये क्या चीज़ है? हमने सर फिशर्स क्वांटिटी ऑफ थ्योरी बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके साथ पढ़ा था, कुछ इस तरह से पढ़ा था। अगर आप दोस्तों को याद हो गई, ये क्वेश्चन हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 23, वहाँ हमने ये सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है।
आप जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल। अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो प्राइस लेवल पर क्या होगा। सिंपल बात है सर, अगर आपने ये इक्वेशन पढ़ी भी नहीं होगी, ये थ्योरी पढ़ी भी नहीं होगी, तो लेमैन की तरह सोचेंगे सर पैसा ज़्यादा आ गया, पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा, पैसे की वैल्यू, पैसे की जो क़ुव्वत है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो क्या आंसर आ जाएगा, अगर आपके पास डबल हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी, तो सिंपल सी अल्फाज बात हो सकती है कि आपके पास जो प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाएगा। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 112 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आप बताइए सर, इस पर बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे आप दोस्त। विच आर फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसे रखेंगे सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे सर, मनी सप्लाई को रखेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इन्फ्लेशन रेट को रखेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे सर। बच क्या रहा है आपके पास माइक्रो के लिए, नन्ना मुन्ना कौन सा बच रहा है हमारे पास, वो आपके पास कार इंडस्ट्री बच रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना सर आपका ही फर्ज है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, जी 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 जी। जो साथी देख रहे हैं हम उनसे ही गुफ्तगू कर रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं आपसे ही सर हम मुखातब होकर कह रहे हैं कि लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप दोस्तों का ही फर्ज है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 113 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू करो डैश एवरेज रेवेन्यू करो। अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर पहले इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम कम पढ़ते हैं। हम पढ़ते किसके बारे में है सर, हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट उसके लिए कंजप्शन, वो आपके पास अजप्शंस हैं, वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सीखी हुई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है हमने, सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ बात आ रही है इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट आपके पास मार्केट एक ऐसा मार्केट सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास जो सेलर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो होते तो काफ़ी सेलर्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है हर एक सेलर का किसी न किसी एंगल में, किसी न किसी वजह से एक दूसरे से डिफर करता रहता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सीखी हुई हैं। अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन की सूरत आती है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है और आपके पास एवरेज रेवेन्यू है, आप दोस्तों को पता होगी, वो एक साथ होते हैं, इस तरह का आपके पास देखने को मिलता है। वगैरह जो आपके पास टोटल रेवेन्यू था वो समथिंग लाइक दैट हमने पढ़ा था, या आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा अगर आपके पास ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्वांटिटी आ गई, यहाँ से आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। जितनी यहाँ से आउटपुट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। इसके रिलेटेड हमने बात की थी कल भी कि टोटल रेवेन्यू का करो कहाँ से आ रहा है सर, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छी बात है, चीज़ सीखा हुआ था। अभी यहाँ अगर आपके पास परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है, तो ये जो दो हैं ये आपके पास कोइंसाइड कर रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। लेकिन बात किसकी हो रही है सर, बात हो रही है इम्परफेक्ट आपके पास कंपटीशन की। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप दोस्तों को याद होगा, कुछ आपने पढ़े होंगे, या आपके पास समथिंग लाइक डैट आपके पास टोटल रेवेन्यू का कर्व आ जाता है, ऐसे कुछ इस तरह से आता है सर एक पॉइंट तक, फिर इस तरह से लगे, इस फिर इधर से आकर फिर कहीं पर कम नीचे आ जाता है, या आपके पास टोटल रेवेन्यू का कर्व आ जाता था। अगर आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू का आप दोस्तों को याद होगा, तो मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कुछ लगभग सर इस तरह का कर्व आता था आपके, ये मार्जिन रेवेन्यू का आ जाता था नीचे जाते हुए, और ये यहीं से आपके पास इस तरह का कर्व आपके पास एवरेज रेवेन्यू का आ जाता था। पूछे क्या जा रहा था अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व क्या है आपके पास, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, इट लाइज बिलो कहाँ पर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी। दैट इज करेक्ट आंसर। 113 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए सर, समझ गए, तो आगे हम बढ़ेंगे। ये आपके पास कंसेप्ट है, ये आपने सीखा हो। चलिए सर, हमने बनाए हुए हैं, ये आपके पास फिगर लाई हुए हैं, देख लीजिएगा। अगर आपके परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है सर, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का कर्व आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो है बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं। अच्छी बात है, ये पड़ा हुआ है। यहाँ बात आपके पास आ रही थी इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, चलिए दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके। ये देखिए, ये आपके पास मार्जिन रेवेन्यू का कर्व था, या आपके पास एवरेज रेवेन्यू सर ऊपर आ रहा था, मार्जिन रेवेन्यू उसके नीचे आ रहा था। यही पूछा जा रहा था कि मार्जिन रेवेन्यू करो कहाँ है सर, नीचे है, ठीक है। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू करो कुछ इस तरह का था, ये आपने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 114 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। देखिए सर, इस तरह के क्वेश्चन एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके पास, कि इसमें निकालना क्या आपने, फाइंड द नेशनल इनकम फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा आपके पास दिया गया है और नेशनल इनकम निकालनी है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के निकाल लेते हैं। चलिए जी, आ गए हैं सर, आपके पास बोर्ड पर आ गए हैं। तो देखते हैं क्या दी गई वैल्यू क्या दी गई है। आपके पास जीडीपी की वैल्यू दी गई है, अच्छी बात है सर। कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल दी गई है सर, अच्छी बात है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी की वैल्यू हमारे पास दी गई है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी गई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी गई है।
अच्छी बात है, और सब्सिडी दी गई हैं। अब आप दोस्तों को हमने सर मुझे लगता है पिछली क्लास में जिन दोस्तों ने वो क्लास दी रखी होगी वो सर इसका आंसर आंख बंद करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था सर नेशनल इनकम निकालनी है। जी सर, नेशनल इनकम निकालनी है। सर नेशनल इनकम क्या होता है? सर हमें नेशनल इनकम समझ नहीं आता है, हमें सिर्फ समझ क्या आता है सर, हमें एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट समझ आता है। डेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, इसके बराबर होती है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास जो फैक्टर कॉस्ट पर है वो किसके बराबर होता है? सर आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास जो मार्केट प्राइस पर आ रहा है, इसमें से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आपके पास नेशनल इनकम आ रहा है वो किसके बराबर निकलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। तो अब आपने क्या निकालना है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस आप कैसे निकालेंगे सर? एनएनपी एट मार्केट प्राइस आप दोस्तों को याद होगा मार्केट कॉस्ट किस तरह से निकालते थे? वो आपके पास होता है सर ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता था, इसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देते तो आप यहाँ पर पहुँच जाते थे। अब इसके लिए इसका मतलब ये ज़रूरी है कि आपके पास जीएनपी चाहिए। जीएनपी किसके बराबर होता था? जीएनपी आपके पास जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है जी, ये आता था। तो लफ्ज़ छोटे में यहाँ तक पहुँच गए कि आपके पास अगर आपने नेट दैट इज आपने अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम आप कहाँ पर है सर? नेशनल इनकम के लिए आपको पहले क्या चाहिए सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से आपको पता चल गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उस मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर? जीएनपी चाहिए। जीएनपी के लिए आपको क्या चाहिए सर? जीडीपी चाहिए। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। चलिए पहले जीएनपी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर जीएनपी किसके बराबर आ गया? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जीएनपी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? जीएनपी आपके पास कितना आ जाएगा? जीडीपी कितना दिया हुआ है सर? जीडीपी की वैल्यू 5500 दी हुई है। और आपके पास साथ में क्या आ जाएगा इसके? अगर आपने जीएनपी निकालना है तो जीडीपी को आपने क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से आपके पास आया कितना हुआ है सर? देख रहे हैं एब्रॉड से हमारे पास 150 आया हुआ है। तो यहाँ से कितना गया हुआ है बाहर सर? 250 गया हुआ है। मतलब नेट में आपके पास नेगेटिव में 100 यहाँ से ही गया हुआ है। तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे सर? जीएनपी आप जब निकालेंगे आपके पास 5500 ये जीडीपी आ रहा था, इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आपके पास 5400 वैल्यू आ जाएगी किसकी? जीएनपी की। अब जीएनपी आपके पास आ गया, जीएनपी से आप एनएनपी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकालेंगे सर। किसके बराबर आ जाएगा? एट मार्केट प्राइस एट मार्केट कॉस्ट। वो आ गया 5400 डेट इज जीएनपी माइनस में कर देंगे डिप्रिसिएशन, वो कितनी की आ रही है सर? देख रहे हैं सर 300 आ रहा है, तो 300 माइनस कर दीजिए, परेशानी कोई भी नहीं होनी चाहिए आप दोस्तों को। माइनस 300 कर दीजिए तो ये कितना आ गया आपके पास? 5100। अब ये 5100 क्या आ गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। तो अब आपके पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट आपके पास आ गया सर 5100। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। वो किसके बराबर आता है सर? एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस आप इसमें करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं सर, आपके पास कितने आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? ये आपके पास 120 दिए हुए हैं, माइनस में सब्सिडीज कितनी दी हुई है सर? 70 दी हुई हैं। तो कितना आ जाएगा सर? ये 50 आ जाएगा। तो चलिए एडजस्ट कर देते हैं ये 50 को यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 5100 हो गया, माइनस 50 इसमें से करेंगे तो 100 में से 50 तो 50 हो गया, 5050 आपके पास आंसर आ गया। बताइए सर, दोस्तों को समझ आ गया? तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। तो चलिए मार्क कर दिए इसका आंसर 5050 करोड़। जिन दोस्तों को थोड़ी परेशानी हो रही है समझने में उनसे गुजारिश करेंगे वीडियो के 1 मिनट के लिए आप पीछे रिवाइंड कीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन 115 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पूछा जा रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय ₹2 पर यूनिट। जब आपके पास प्राइस कमोडिटी कम हो रही है ₹2 पर यूनिट से, देन इट इज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 10। उसकी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो 10 यूनिट से बढ़ रही है। अगर इसकी प्राइस इलास्टिसिटी आपके पास -1 दी गई है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट इट इज क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज विच वाज 10 पर यूनिट। सर देखिए आपके पास सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझना है क्योंकि आपके पास आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड किसके बराबर होती है सर? परसेंटेज चेंज कितनी आएगी डिमांड में डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज कितनी आती है प्राइस में। ये चीज़ आपने अगर पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकलती थी सर? ये आपके पास आती थी परसेंटेज कितनी आ रही है डिमांड में, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। अगर आप दोस्तों को याद हो इसकी वैल्यू यही आती थी।
तो अब दिया क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं सर हमारे पास दिया क्या है। दिया गया है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कम हो रही है, डेट डेल्टा पी। डेल्टा पी जो है कितना आ रहा है सर, 2 रुपये से कम हो रहा है, मतलब -2 लेंगे। अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डेल्टा क्यू के बारे में देखते हैं कि आपके पास जो डिमांड है उसमें क्या फ़र्क हो रहा है कि इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है 10 यूनिट से, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू +10 आ जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं अब प्राइस जो है, प्राइस कितना दिया गया है, प्राइस की वैल्यू आपके पास 10 दी गई है, पी आपके पास 10 दिया गया है। अब निकालना क्या है सर, क्यों निकालना है। देखिए सर सारे के सारे पता हुए हैं, सिर्फ क्यों अननोन है, तो क्यों किसके आपके पास, आप दोनों को पता है ईडी की वैल्यू भी आपके पास दी गई है, ईडी इज इक्वल टू -1। अब जो इक्वेशन हमने आपको पढ़ाई हुई है कि आपके पास ईडी किसके बराबर आ रहा है सर, दैट इज इलास्टिक डिमांड किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड डेल्टा पी, ठीक है जी, इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर कीजिए, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा सर, -1 किसके बराबर आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई -2 इंटू 10 डिवाइड बाई क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास कितना बन के आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 5 ज़र 5 10 ज़र 50, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू 50 आ गई। क्यू की वैल्यू आपके पास 50 यूनिट्स आ गई। अब बताइए सर 50 यूनिट्स कहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 116 क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है, डेबिट फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट इज आल्सो नोन एज। बजट फाइनेंसिंग जो आ रही है बजट डेफिसिट की, डेबिट फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट, उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है जी। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन आप दोस्तों ने ये पढ़े होंगे अच्छे से। देखिए मनी फाइनेंसिंग ऑफ द बजट डेफिसिट सर, इसको नाम नहीं देते हम। रेवेन्यू डेफिसिट सर ये भी नहीं कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट सर नहीं कहते हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, बॉन्ड फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट। चलिए सर 117 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हिज डिमांड करो। देखिए सर गुड की बात की गई है, जब आपके पास सिंपल गुड दिया जाए तो मान लीजिए सर आपके पास जो गुड है वो जनरल गुड की बात हो रही है, इंफीरियर गुड की बात नहीं हो रही है। पूछा जा रहा है अगर आपके पास इनकम जो है किसी पर्सन की वैल्यू जो है वो कम आ रही है, वो डिक्रीज हो रही है, वो घट जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी डिमांड पर क्या असर होगा। सर आपको पता है सर डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड करो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सर, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो आना चाहिए। आप दोस्तों को पता है कि हमने बोला है मूवमेंट ऑन द डिमांड करो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी सेम गुड, वायर एज शिफ्ट इज इन द डिमांड करो टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द सेम गुड, ठीक है जी। उस चीज़ की जिस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ की प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, उसके सब्स्टिट्यूट्स हो गए, उसके कंप्लीमेंट्स हो गए, या टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज हो गए, इसकी इनकम में चेंज होगी, उसकी वजह से शिफ्ट्स आते हैं डिमांड करो में। वायरएज अगर आपकी उसी चीज़ में प्राइस में चेंज आ रही है तो उसकी वजह से आपके पास सेम जो आपके पास डिमांड करो है उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। 118 आपके पास इस तरह से दिया गया है, बताइए सर आंसर, व्हाट इज द रीजन फॉर कोलैप्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। अब आप दोस्तों को पहले पता होना चाहिए कि कमांड इकोनॉमी क्या है, फिर ही आप बताएंगे इसका आंसर क्या है, कोलैप्स होने का इसका रीज़न क्या है। अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा ऑप्शन देखेंगे तो आप जो है इसका सही आंसर पहुंच जाएंगे। देखिए आपने बोलना है किसका रीज़न कि ये कोलैप्स क्यों हो रही है। मैक्सिमम सोशल सर्टिफिकेशन होगी तो कोलैप्स होने के चांस होंगे नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो कहाँ का कोलैप्स होगा, एफिशिएंट एलोकेशन और रिसोर्स होगी तो कहाँ कोलैप्स होगा, तो बच क्या रहा है सर, ऑप्शन ए सिर्फ आपके पास लैक ऑफ एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेटिव, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि कहीं पूछा जाए कि कमांड इकोनॉमी क्या है। कमांड इकोनॉमी एक इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है जहां पर आपके पास जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही सारे के सारे फैसले जनरली लेती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे फैसले जो है सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से, सेंट्रल प्लान के माध्यम से लिया जाता है। गवर्नमेंट जो है वही मेजर आपके पास इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, तो आपके पास जो लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं इस इकोनॉमी में, कमांड इकोनॉमी आपको मिलते हैं। तो चलिए सर 119 में क्वेश्चन पर जा रहे हैं, बताइए इसका आंसर। पूछा जा रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम, हिज मनी इनकम between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। अब बताइए सर, जिस दोस्त ने हमारी सर लास्ट क्लास देखी होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सर अगर आपने 80 देखा होगा तो उसमें हमने पूरे खोल के सर ये आपके पास कंसेप्ट दे दिया था कि आपके पास ऐसा कौन सा लॉ है जो बताता है आपको, जो दर्शाता है कि जो कंज्यूमर है वो इस तरह से आपके मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा ताकि जो आपके पास यूटिलिटी, जो उसको सेटिस्फिकेशन, जो यूटिलिटीज को हासिल हो रही है फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड, वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो आप दोस्तों ने अगर क्वेश्चन नंबर 80 हमारे साथ पढ़ा होगा, इसका आंसर जो है आप आंख बंद करके दे देंगे। आप बताइए जी।
ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड, सर इसके बारे में तो हम नहीं पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सर इसके बारे में भी नहीं पढ़े थे। लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में नहीं पढ़े थे। हम पढ़े थे तो सिर्फ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, और इसके माध्यम से, इसके यूज़ से हमने एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ था पिछली क्लास में, अगर आप दोस्तों को याद हो। कुछ हमने इस तरह की इक्वेशन आपके पास दे दी थी कि आपके पास जो मार्जिन यूटिलिटी आ रही है पैसे की है, इनकम की, वो किसके बराबर आ रही थी, मार्जिन यूटिलिटी इस गुड की आ रही है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ दैट वेरी गुड। ये चीज़ हमने, ये इक्वेशन भी हमने आपको सिखाई थी, लेकिन अगर आप दोस्तों को याद हो। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल्स। आप दोस्तों को पता है कि आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसके 3 फेज आ रहे हैं, तो उनमें से आपने बताना है इनमें से ये वाले डेटा देकर आपके पास कौन से फेज के डेटा आपको दिया गया है। देखिए जो इनपुट है सर 0 से लेकर 1 चेंज हुआ, इसकी वजह से आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है 8 यूनिट से बढ़ गया, अच्छी बात है। फिर आपके पास 1 से लेकर 2 मतलब 1 यूनिट का फिर चेंज हुआ, तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें 12 यूनिट्स की बढ़ोतरी मिली। इसका मतलब सीधा सीधा देख रहे हो तो नेगेटिव रिटर्न तो नहीं आ रहा है सर, कांस्टेंट रिटर्न तो नहीं आ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, सीधा देख रहे हैं आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो बढ़ते हुए का कंसेप्ट क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ ए फैक्टर। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, वरना हमने आपको ये बड़े बेहतरीन तरीके से इसके ग्राफ्स भी बढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे ग्राफ्स के माध्यम से आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 121 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आप बताइए सर, आप दोस्त जो एफए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सर ये तो है, ये तो बिल्कुल सर आंख बंद करके आंसर देने का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके सर एफए में अकाउंटेंसी मेंशन किया गया है आपके पास टैक्सेशन का कंसेप्ट, तो वहाँ आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हुए हैं। इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, जीएसटी का पढ़ा हुआ है, सारे के सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बताना क्या है सर, इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से जो है वो कौन सा है, बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स कहाँ सर इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, सेल्स टैक्स सर इसके बारे में सोचेंगे, एनुअल वेल्थ टैक्स सर ये भी आपके पास कहाँ इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, कैपिटल गेन टैक्स ये भी आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो आपके पास सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में शुमार होता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। 122 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। विच कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी जो कॉस्ट है वो आप मद्देनजर रखेंगे, क्या आप टोटल कॉस्ट की तरफ जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाएंगे आप। चलिए चलिए एक सेकंड दीजिए सर, एक सेकंड दीजिए। चलिए क्या आप एवरेज कॉस्ट की तरफ जाएंगे, क्या आप मार्जिन कॉस्ट की तरफ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप दोस्तों ने पढ़ा हुआ है हमारे साथ सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। जब आप रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है। चलिए 123 आपके पास इस तरह से दिया गया है। लीजिए सर, आप देख रहे हैं सर कितना इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में हमने बड़े बेहतरीन तरीके से आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं। लास्ट क्लास में ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसी पर निर्भर था। तो चलिए स्टेज थर्ड ऑफ द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। क्यों कहते हैं नेगेटिव रिटर्न? ऑप्शन ए, फैक्टर जो फिक्स्ड फैक्टर इज टू मच रिलेटेड टू द वेरिएबल फैक्टर, सर ये तो रीजन इसका नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होगा तो फिर कहाँ हम इसको नेगेटिव कहेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट आप फिक्स्ड के बारे में सर बात नहीं हो रही है, यहाँ बात होगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल फैक्टर क्या है वो आपके पास नेगेटिव आता है ड्यूरिंग थर्ड स्टेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जिन दोस्तों ने लास्ट क्लास नहीं देखी प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि वहाँ हमने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। चलिए 124 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब बताइए सर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा है इसमें से, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है आपके पास इनमें से कौन सा आ जाएगा। इंडिजीनियस बैंकर सर कहाँ आ रहे हैं ये, अनरेगुलेटेड हैं तो सर कहाँ आ जाएंगे, मनी लेंडर सर तो आ नहीं रहे हैं, इसमें क्या आ जाएंगे सर, जो आपके पास डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये आपके पास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शुमार होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 125 की तरफ बढ़ रहे हैं सर। विच डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन थ्रू चेक्स। कौन सा इसमें से डिपॉजिट है जो आप चेक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, लेकिन देयर आर लिमिट टू द अमाउंट विड्रेबल इन ए वीक और मंथ, लेकिन वहाँ कुछ लिमिट आपको देखने को मिलती है। क्या वो टाइम डिपॉजिट है? सर बिल्कुल नहीं है सर। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात नहीं हो रही है, डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपके पास सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है। 126 आपकी स्क्रीन के ऊपर विच कमोडिटी इज क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। अब आपको पता है कि ये सारे के सारे चीज़ें जो दिए गए हैं ये आपके पास कंज्यूमर गुड्स हैं, यूज कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो हो गए जो कुछ टाइम तक आपके पास रह रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आपने दूध लाया तो सर लाते लाते ही आप कुछ ही टाइम के बाद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़त्म हो गया।
वो ड्यूरेबल में नहीं आ रहा है सर। फूड जो है ये ड्यूरेबल में नहीं आ रहा है, कोका कोला आपके पास ड्यूरेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास हाउस हो गया, जो कि रेफ्रिजरेटर हो गए, जो फ्रिज हो गए, ये चीज़ें हो गई, ये आपके पास ड्यूरेबल में आ जाते हैं। तो हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। 127 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है, विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अभी बताइए सर, अभी इस पर बीओपी पर अभी ये क्वेश्चन किया है, पिछले 2 क्लास में लगातार क्वेश्चन क्यों है सर? करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, आपने पूछा जा रहा है कि इनमें से कैपिटल अकाउंट में आप क्या इंक्लूड करेंगे? बताइए सर। इंटरेस्ट पेड ऑन क्लेम सर, इसको आप करंट में रख रहे हैं। बैंकिंग सर, इसको भी आप कैपिटल में नहीं रखेंगे। आपके पास इंटरेस्ट अर्नड ऑन क्लेम, इसको भी आप कैपिटल में नहीं रखेंगे, लेकिन जो आपके पास पेमेंट ऑफ क्लेम्स आ रहा है, बड़े अच्छे तरीके से आप इसे कैपिटल अकाउंट में रख लेते हैं। 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। 128 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। सर आपके पास हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपके पास एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं सर लगभग 30 क्वेश्चन आपके पास डिस्कस कर दिए जाएं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आप दोस्तों के ही आ रहे हैं कि सर एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया करें। तो चलिए आपका ही सुन रहे हैं। विच मेजर हैज़ बीन टेकन अंडर लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन से लैंड रिफॉर्म जो है उन्हें हमने उठाया हुआ है? नंबर ए, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। सर जब पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कंसेप्ट हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था सर, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो ये आपके पास जो सीलिंग आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपर लिमिट लगा लेती है कि भाई हाँ जी इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, ये आपके पास अपर लिमिट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 129 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है। द नंबर ऑफ टाइम इज ए यूनिट ऑफ मनी चेंज इज हैंड ड्यूरिंग द एक्सचेंज इन ईयर इज रेफर्ड टू एज। अब बताइए सर, कितने हाथ जो है यूनिट ऑफ मनी एक्सचेंज कर रहा है एक साल में, उससे आप क्या कहेंगे? अगर आप दोस्तों ने पिछले ही क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा, अच्छे से दिमाग खोल के सुना होगा, जिसमें हमने बात की थी फिक्सचर्स, वो आपके पास जो मनी की वो थ्योरी आ रही थी, अगर आप दोस्तों ने वो पढ़ा होगा अच्छे से, कि हमने बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपको दिया था कि हमने क्वेश्चन नंबर पिछले ही जो लास्ट बात हुई थी वहाँ हमने ये सिखाया हुआ था, कुछ रिलेशन आपके पास एम वी इज इक्वल टू पी टी लाइक समथिंग डैट आ रहा था, जहाँ पर आपके पास जो वी है वो आपके पास क्या आ रहा था? इट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आता है सर? इसका वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाता है। चलिए 130 पर बढ़ रहे हैं। विच टैक्स विल बी कैटेगराइज एज डायरेक्ट टैक्स? अब पीछे आपने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में एक एग्जाम्पल देख ली थी, अभी पूछा जा रहा है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ठीक है जी, आप बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास क्या दिया गया है? कॉर्पोरेट टैक्स। सर जब आपने कॉर्पोरेट टैक्स देख लिया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर जो सेल्स टैक्स है वो आपके पास इंडायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा था, जीएसटी वो आपके पास इंडायरेक्ट टैक्स है, जो आपके पास एक्साइज ड्यूटी है वो आपके पास इंडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जो आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपके पास डायरेक्ट टैक्स है। अब जो साथी देख रहे हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में बताएंगे, जो साथी बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके पास डायरेक्ट टैक्स जो हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, और जो इंडायरेक्ट टैक्स है उन्हें क्या कहते हैं। एक तो आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, एक तो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स आप किन्हें कहते हैं और रिग्रेसिव टैक्स आप किन्हें कहते हैं? चलिए सर, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो साथी नए आ रहे हैं प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।